Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, and guys, welcoming you all to another exam analysis video. And आज के इस वीडियो में we will be covering all the GKGS questions जो कि आज यानी कि 6th of March 2025 का आपका जो RPF कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के आपके 6 मार्च का जो RPF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जितने भी GKGS के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं बताएंगे, उससे रिलेटेड एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बताएंगे, उससे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट्स भी बताएंगे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आगे आने वाली शिफ्टों में या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, देन इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के पेपर में। एंड ऑल्सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खूब सारा प्यार लुटाओ। आपके जितने भी यार दोस्त परिवारजन वगैरह जो भी हैं उनको जरूर से वीडियो शेयर करो, चैनल का नाम उनको शेयर करो सो दैट इट हेल्प्स देम ऑल्सो। बिकॉज इन्फो आइलैंड इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको समय समय पर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे वो प्रेपरेटरी वीडियोस हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एग्जाम एनालिसिस वीडियो हो, चाहे वो आपको जीके जीएस की जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस की सीरीज है वो हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर डिड 32nd इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट कॉन्फ्रेंस यानी कि जिसे हम शॉर्ट में ICAE बोलते हैं, वो 2024 साल में जो हुआ था, जो 32nd एडिशन था वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, आपसे ये पूछा गया था। सो गाइस, वो अगर हम बात करें 32nd ICAE, सबसे पहले तो इस ICAE का फुल फॉर्म याद कर लो। इट इज इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये जो था ये आपका 2 से लेके 7 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ये जान लेना आपको बहुत जरूरी है। सो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि इस समिट की जो थीम है वो क्या रही थी, सो गाइस इट वाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम, ठीक है। तो ये थीम भी जरूर से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो टैमरिंड यानी कि इमली होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। सो गाइस, जो टैमरिंड होता है उसके अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एंड नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम एसिड्स, मैं आपको कुछ और एसिड जिनको हम हिंदी में अम्ल बोलते हैं उनके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। सो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हाई सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन इंग्लिश एंड व्हाई सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन हिंदी, so guys, a lot of you come to me कि मैम हिंदी का वीडियो लेकर आओ, a lot of you would tell me कि मैम इंग्लिश का वीडियो लाओ। So here we have like thought of coming up with the mixed, you can say, the English kind of videos जिसमें आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कंटेंट देखने को मिलेगा, which will help you accordingly जिस भी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके लिए, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें एसिड की जिसको हम हिंदी में अम्ल बोलते हैं, सो गाइज यहाँ पे वी हैव प्रोवाइडेड विद सम ऑफ द लिस्ट ऑफ एसिड जो कि किस में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। लेट्स रीड देम आउट। सो गाइज, सिट्रिक एसिड जो होता है वो संतरे में पाया जाता है, मैलिक एसिड जो होता है वो सेब में पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो कि होता है वो सिरका यानी कि विनेगर जो होता है उसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड नाम से ही इट ऑब्वियसली इज टेलिंग अस वो दूध में पाया जाता है, और मेथेनोइक एसिड जो होता है वो चींटी का जो डंक होता है ना, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। सो गाइस, उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के नाम हैं और वो किस में पाए जाते हैं ये हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इनके बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट था कि खुआंग जो है वो एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है और ये खुआंग नामक फेस्टिवल भी है। तो ये किस ये जो खुआंग त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, आपसे पूछा गया था। सो गाइस, मिजोरम राज्य में एक त्योहार मनाया जाता है खुआंग उत्सव, ठीक है। और उस उत्सव में एक इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है खुआंग, ठीक है।
तो ये जो है, ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। अब आपको आगे चल के पता लगेगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन से स्टेट में क्या कहलाता है और वहाँ कौन से स्टेट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। Okay, next question. HDI report is presented by which organization? So guys, let me just tell you, HDI क्या हो गया आपका? Human Development Index हो गया. So ये जो Human Development Index होता है ना, इसकी जो रिपोर्ट होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करता है टाइमली बेसिस पर। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है, बनाता है, रिलीज करता है, वो होता है आपका UNDP. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP हियर? विच इज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को प्रेजेंट करने में और रिलीज करने में. सो UNDP इज द करेक्ट आंसर. और बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है जो कि UNDP के द्वारा कमीशन की जाती है एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सेलेक्टेड टीम ऑफ लीडिंग स्कॉलर्स, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स एंड द मेंबर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस जो UNDP का होता है, वो सब मिलके इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बनाते हैं. ओके गाइस, अब बात करें इस सूचकांक यानी कि इस इंडेक्स के बारे में. यह क्या होता है, क्या करता है? सो बेसिकली ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, ये लोगों का स्वास्थ्य है यानी कि हेल्थ कैसी चल रही है, उनका एजुकेशन और उनका जो जीवन स्तर है यानी कि जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर देश की उपलब्धि को मापा जाता है, फिर वहां पर मेजरमेंट किया जाता है. ठीक है. और साल 2023-24 की अगर अपन बात करें, साल 2023-24 का ये जो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रहा था, उसमें अगर अपन बात करें कि इंडिया की क्या पोजीशन थी, सो गाइस इट वाज 134th पोजीशन. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है. Okay, next question. The state of emergency falls under which article of the Indian Constitution? So guys, जो emergency होती है वो 352 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लगाई जाती है, क्योंकि आर्टिकल 352 ही ऐसा एक हमारा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दैट एक्चुअली डील्स विद द इमरजेंसी, जो कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हम सब जानते हैं डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. तो ये जो आर्टिकल है ये एम्पावर करता है जो भी इंडिया का प्रेसिडेंट रहेगा उस समय में, उसको डिक्लेयर करने में दैट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री इज नीडेड इन केस ऑफ वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो गया. ये कुछ ऐसे तीन मेन सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाना पड़ जाए. ठीक है. ओके गाइज, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 352, मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी विच विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस. सो गाइज, आर्टिकल 352 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से डील करता है. और ये जो आर्टिकल होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये एम्पावरमेंट दे देता है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं दैट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री इज नीडेड, चाहे वो वॉर के केस में हो, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन में हो. ठीक है. और जो इमरजेंसी है दैट कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर द होल कंट्री और अ स्पेसिफिक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी. ठीक है. किस भी लोकेशन को एक्चुअल में स्टेट इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है वो देख दाख के वो वहां पर लागू कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि पूरी कंट्री में लगा दिया जाए, नॉट नेसेसरी सारे स्टेट्स में लगा दिया जाए, नॉट नेसेसरी सारे यूनियन टेरिटरीज में लगा दिया जाए. जिस भी स्टेट यूनियन टेरिटरी को नीडेड है वहां पर उसका फिर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है. एंड ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरा टेक ओवर ले लेती है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेक्टेड स्टेट या फिर पूरे नेशन का जो भी सीन चल रहा होता है. और जो इमरजेंसी है दैट कैन बी रिवोक्ड. जो प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट, वो कभी भी उस चीज को रिवोक कर सकते हैं अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है दोनों ही जो पार्लियामेंट हाउसेस हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां से एक अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिवोक कर सकता है इस इमरजेंसी स्टेट को. सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 352, कुछ एक दो तीन आर्टिकल और ऐसे हैं जो कि इन सब चीजों से रिलेटेड हैं. तो हाउ दे आर रिलेटेड एंड व्हाट दे डू स्टेट, लेट मी जस्ट टेल दैट टू यू. ठीक है. तो आर्टिकल 352 की तो बात हो गई ये सारी. ठीक है. इसके अलावा आर्टिकल 364 देख लेते हैं.
सो आर्टिकल 364 जो है इट एक्चुअली डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल जो कि कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करेगा बिटवीन स्टेट्स। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 350 जो है इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 362 जो है इट डील्स विद द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल ओवर देयर लैंड एंड रिसोर्सेज। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, क्योंकि आपको आर्टिकल 352 पूछ लिया गया है, हो सकता है आपको ये सारे आर्टिकल भी पूछ लिए जाएं, तो अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द खुआंग फेस्टिवल, जिसकी जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी खुआंग उत्सव की, जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। और जब ये उत्सव मनाया जाता है तो एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है जिसका नाम होता है खुआंग। अब हम बात करें कि ये वो जो खुआंग होता है वो बेसिकली होता क्या है। सो गाइज उसको ड्रम या फिर आप गोगोना भी बोल सकते हो। सो ड्रम या फिर गोगोना इज द करेक्ट आंसर। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू कि गोगोना बेसिकली होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो एक ड्रम शेप का होता है। तो गाइस आप यहाँ इमेज देख सकते हो, दिस पर्टिकुलर थिंग गिवन टू यू इज गोगोना। ठीक है। और खुआंग जो है वो मीजो इंडिजीनियस इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है मिजो सोसाइटी में, सोशली भी, रिलीजियसली भी। और जो खुआंग होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, it is basically made up of hollow tree wrapped with animal skin on both the sides। ठीक है। यहाँ जो है ये वाला चीज जो आपको दिख रहा है ये तो ट्री का साइड होगा, और जो अपर और ये लोअर नीचे ये जो साइड है यहाँ पे एनिमल की स्किन को रैप कर दिया जाता है। ओके गाइस, अब बात करें कि झारखंड में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। तो गाइस झारखंड में सिंगा बजता है। ठीक है। ये जो देखिए देख सकते हैं आप इस इमेज में, ये जो आदमी बजा रहा है इसको हम बोलेंगे सिंगा। सिंगा बेसिकली एक तरह का ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है और झारखंड में काफी प्रचलित भी है। और सिंगा जो होता है वो बैम्बू और बफलो का जो हॉर्न होता है ना उसको मिला के बनाया जाता है। ठीक है। बफलो हॉर्न कितने शार्प होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसको यूज कर रहे हैं एक आवाज, एक ध्वनि को प्रोड्यूस करने में। सो दैट्स अबाउट सिंगा। अगला हम देखें आसाम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो गोगोना होता है। ठीक है। गोगोना बेसिकली क्या होता है, वो एक पॉपुलर आसामीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये बैम्बू का बना होता है और कुछ इस तरह के बांस के डंडे जैसा वो देखने में लगता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो गाइज वहां पे दो तारा नामक एक वाद्य यंत्र होता है जो कि बजाया जाता है। तो जो दो तारा होता है वो एक इतना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफी फोक म्यूजिक में यूज किया जाता है, चाहे वो बंगाल में हो या आसाम में हो। ठीक है। और ये जो है ये हार्डवुड जैसे कि नीम होती है ना उससे मिलके बना होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आईसीआईसीआई बैंक है उसका 2024-25 में ग्रोथ रेट कितना रहा था। सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फॉर आईसीआईसीआई बैंक, तो उनका जो क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू था दैट इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर बाय 25.4%। ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो उनका राजस्व रहा है वो बढ़ा है 25.4% के साथ। और जो प्रॉफिट है अगर उसमें हम टैक्सेस को हटा दें तो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस जो उनका रहा है इट वाज 16.6%। तो दैट इज अबाउट द ग्रोथ रेट दैट हैपेंड विद आईसीआईसीआई बैंक इन द ईयर 2024-25। Next question, which musical instrument is Grammy Award winner T.H. Vinayak Ram associated with? So guys, T.H. Vinayak Ram जो हैं उनको ग्रामी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है एंड वो बेसिकली घटम, एक म्यूजिकल घाटम बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उससे रिलेटेड है। Now we are going to be talking about TH विनायक राम। तो गाइस TH का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो, ठेठा कूडी हरिहरा, जो कि उनका पूरा नाम है ठेठा कूडी हरिहरा विनायक राम। अगर उनके जन्म की बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन 11th ऑफ अगस्त 1942 और उनको विक्कू के नाम से सब बहुत प्यार से बुलाते थे। ठीक है। विक्कू विनायक राम के नाम से उनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है एंड ही इज ए इंडियन परक्यूशनिस्ट। वो कर्नाटिक म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, वो घाटम बजाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है इंडियन इंस्ट्रूमेंट जो है ये घाटम उसको पॉपुलराइज करने में। ठीक है। और विनायक राम का जो कॉन्सर्ट करियर था वो 13 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। सो दैट्स हाउ अर्ली इन हिज एज ही स्टार्टेड।
ओके अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं संगीतकारों की, तो गाइस संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का जो ग्रैमी पुरस्कार था वो उन्होंने जीता था। और इसके अलावा 5 ऐसे भारतीय संगीतकार जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं, उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सो गाइस इसमें नंबर 1 पे आ गए तबला वादक जाकिर हुसैन। दूसरे पे बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। फिर हैं गायक शंकर महादेवन। वायलिन वादक हैं गणेश राजगोपालन। और ताल वादक हैं सेल्वा गणेश विनायक राम। तो ये बाकी पांचों जो भारतीय संगीतकार के नाम हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। Okay, next question. Which international organization has India recently signed a legal agreement with on biotechnology? So biotech से related जो legal agreement जो है वो international organization जो हमारा World Bank है उसके साथ एक legal agreement sign किया है। Okay, next question. Who's the governor of Goa who has recently written a book and what is the name of his book? So guys, बात करें जो गवर्नर ऑफ गोवा है जिनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, तो पीएस श्रीधरन पिल्लाई आपको याद रखना है। एंड वी टॉक अबाउट कि उनकी किताब कौन सी आई थी, तो गाइज रिसेंटली उन्होंने हेविली आइलैंड ऑफ गोवा पब्लिश करा है, रिलीज करा है। इसके अलावा हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा उन्होंने रिलीज करा है। व्हेन पैरेलल लाइंस मीट उन्होंने रिलीज करा है। एंड एंटेप्रिया कविथाकल उन्होंने रिलीज करा है। ठीक है, एंटेप्रिया कविथाकल यानी कि जिसका मतलब है माय डियर पोएम्स। ठीक है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Okay, guys. Next question है what are the hot dry winds that blow in the northern plains of India called? So guys वो लू कहलाती हैं, वो गर्म हवाएं जो कि northern plains of India में blow करती हैं वो लू कहलाती हैं। वो hot और dry winds होती हैं, बहुत तेज चलती है northern plains of India और पाकिस्तान की तरफ मई जून के समय में। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो वेस्ट से ईस्ट जाती है और यूजुअली आफ्टरनून्स में इनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर तो वो 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। Okay, next question. What was the main focus of the first 5 year plan? So guys, first 5 year plan का जो main focus था, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो एग्रीकल्चर पे था। जैसे जो सेकंड 5 year plan था ना, वो इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड था। तो जो फर्स्ट था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। और जो की ऑब्जेक्टिव हम बात करें तो वो था अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, इसीलिए फूड प्रोडक्शन पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था। Accelerating the industrial growth rate, strengthen infrastructure, generate employment, etc. etc. Next question. What is the male literacy rate in India according to the 2012 census? So guys, it is 82.14 degree. Oh sorry, 82.14%. ठीक है। एंड अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, जो कि टोटल ऑल इन ऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो थी 74.04%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट थी 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट थी 65.46%। नाउ वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा क्रम आपको दे रखा है। इंडिया की हम बात करें, नंबर 1 पे लिटरेसी रेट में कोई आता है, यानी कि साक्षरता दर में जो आता है वो है केरल। फिर है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। और छठे नंबर पे है दमन और द्वीप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरेसी रेट क्या रही थी, जिसमें पुरुषों की क्या रही थी और महिला की क्या रही थी। तो अगर आपसे भारत की पूछा जाता है ना, टोटल लाइक इंडिया का कितना रहा है, तो टोटल रहा है 74.04, जिसमें से मेल का रहा है 82.14 और फीमेल का रहा है 65.46। इसी तरह से आप यहाँ पे केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, दमन का भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल लिटरेसी रेट दे रखा है, यहाँ पे आपको मेल लिटरेसी रेट दे रखा है, यहाँ पे आपको फीमेल लिटरेसी रेट दे रखा है। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी utmost importance. Next question, which article of the Indian Constitution states that the policy directive principle is unjust? So guys, article 37 जो होता है, that basically states this, and no court of the nation can implement the guiding principle, यानी कि कोई भी भारत का ऐसा कोई कोर्ट नहीं है, देश का ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जो कि डीपीएसपी को जो वो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ हिमालयाज? तो गाइस हिमालयाज जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है? तो यंग फोल्ड माउंटेन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कन्वर्जेंस उससे बना होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्जेंट करते हैं, ठीक है? और दे कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। Okay, next question. What was not in the Indian Constitution before the year 1976? So guys, 1976 से पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ठीक है? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, उसने 1950 में यू नो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो लेकर आया था बाद में, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट जो उस समय में हुआ था उसके बाद, ठीक है? और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी सबसे पहले, उसके बाद 11th जो थी वो बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था उसके द्वारा ऐड की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट? सो गाइस अकबर का जो कोर्ट था उसके फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो राजा टोडरमल रहे हैं। राजा टोडरमल जो हैं, जिनके हम जन्म की बात करें तो 8 नवंबर 1589 उनका जन्म रहा है। वो एक इंडियन मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट रहे हैं और मिलिट्री कमांडर भी रहे हैं, और उन्होंने दीवान अशरफ यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर का अपना पदवी संभाला था ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, एंड ही वाज आल्सो द वकील उस सुल्तनत। वकील उस सुल्तनत मतलब काउंसलर ऑफ द एम्पायर एंड जॉइंट वजीर, तो ये चीज भी याद रखना। ओके, अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं अकबर की, तो अकबर के नौ रत्नों की बात कैसे ना की जाए। तो गाइस अकबर के जो नौ रत्न हैं उनकी अगर हम बात करें और उनके काम की हम बात करें तो गाइस सबसे पहले अबुल फजल का नाम आता है जो कि अकबरनामा के लेखक और मुख्य सलाहकार जाने जाते हैं। फैजी का नाम आता है जो कि कवि और अकबर के पुत्रों के गुरु माने जाते हैं। तानसेन का नाम आता है जो कि प्रसिद्ध गायक और संस्कृति मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। बीरबल जो उनके नौ रत्नों में से एक थे, जो कि विदेश मंत्री और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। राजा मान सिंह जो है वो अकबर की सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो रक्षा मंत्री और कवि के रूप में जाने जाते थे। फकीर आजियाउद्दीन जो है वो धार्मिक मंत्री के नाम से जाने जाते थे। और मुल्ला दो पियाजा जो है वो एक नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो वो सारे जो अभी हमने बात करे थे वो थे नौ रत्न जो कि अकबर के हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु लेड द मेरठ इन द 1857 रिबेलियन? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय में जो मेरठ से नेतृत्व जिन्होंने किया था उनका नाम था कादम सिंह, ठीक है? तो कादम सिंह इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसी 1857 के विद्रोह की हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो गोरखपुर से मोहम्मद हसन ने और बाबू बंधु सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला है, which two western states have a coastal boundary with India? तो गाइस कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स कहलाती हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और बात करें ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स की, वो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि अपना कोस्टल बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया के साथ। अब ये जो मैदान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दक्कन पठार के पश्चिमी भाग और अरब सागर के बीच में स्थित है, और ये गुजरात के कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक फैला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया? सो गाइस जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट, और ये जो इंदिरा पॉइंट है दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एज अ लैंड एज इट इज द लास्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये लोकेटेड है, ठीक है? एंड इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया, इंदिरा पॉइंट जो है इट इज लोकेटेड
Wait a second. Yeah, it is located at 6 degree 4 north latitude, about 150 kilometers, जो कि सुमात्रा से दूर है, सुमात्रा इंडोनेशिया से, ठीक है। और इसको हम पहले पिग्मैलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इट केम टू बी नोन एज इंदिरा पॉइंट आफ्टर द लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड दिस प्लेस। और जब राजीव गांधी यहाँ से गए तो इस जगह का नाम इंदिरा पॉइंट ही कर दिया गया। ओके, इंदिरा पॉइंट जो है वो बेसिकली कैम्बेल बे पे लोकेटेड है, विच इज ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। एंड इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड इज ओनली अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सुमात्रा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रानी लक्ष्मीबाई रिलेटेड टू। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है, जिनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था और उनका देहांत 17 जून 1958 को हो गया था, जिनको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। वो लिटरली मराठा की क्वीन थी, जिन्होंने झांसी पर काफी ज्यादा समय के लिए रूल किया था। और शी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो 1857 का आया था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ उन्होंने काफी यू नो एक अच्छा आइकॉन ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानी जाती थी वो, और उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। उनके ओरिजिनल नेम की बात करें तो वो मणिकर्णिका तांबे का नाम है उनका, जो मणिकर्णिका तांबे जो है वो उनका ओरिजिनल नेम है। और उनका जो प्यार से उनको, जो उनकी फैमिली थी, वो उनको मनु के नाम से जानते थे, इनफैक्ट बुलाते थे। ओके, रानी लक्ष्मीबाई की नाव, अब हम समाधि की अगर बात करें तो गाइज वो ग्वालियर की फूलबाग में स्थित है। और पेशवा जो थे उन्होंने उन्हें छबीली का नाम दिया था। छबीली का अर्थ बेसिकली होता है चंचल। और 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने झांसी नेतृत्व किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वाज सोन द मोस्ट ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गाइस गेहूं और चावल सबसे ज्यादा मात्रा में उगाए गए थे। अगर आपको गेहूं गिवन है तो गेहूं करना, चावल गिवन है ऑप्शन में तो चावल करना, दोनों गिवन है तो सबसे पहले गेहूं करना, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYV सीड्स जो हैं वो यूज करे गए थे, स्पेशली व्हीट और राइस को उगाने के लिए। The inner cabinet was the strongest during the tenure of which prime minister? So it is Indira Gandhi. What was the tax collected during Maurya dynasty called? तो guys उसको कर के नाम से जानते हैं, जिसमें अलग अलग नाम है उस कर के, वो देख लेते हैं। जैसे कि भागा, कारा, पिंदाकरा, बली, हिरानिया, उदाका भागा, प्राक्रिया, सुल्का और सेना भक्ता, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि उस टैक्स कलेक्टेड, जो मौर्यन डायनेस्टी के समय में टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसको दिए गए हैं। Okay, who is referred to as the Trinity of Carnatic music? So, guys, Tyagaraja, Muthuswami, Dikshitar, and Syama Sastri are the ones जिनको ये ऐसे तीन लोग हैं जो मिलके त्रिमूर्ति कहलाते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के। Okay, next is what was the theme of Literacy Day 2024? So guys, ये जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, जिसका थीम था प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इसका बेसिकली जो सिग्निफिकेंस था वो यही था कि एजुकेशन ऑफर करना है अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिससे कि कम्युनिकेशन सुधरे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े अमंग डाइवर्स नेशंस एंड कल्चर्स। ओके, नेक्स्ट आपसे स्नेल्स लॉ पूछा गया था। सो गाइस, स्नेल्स लॉ जो है, जिसको हम शॉर्ट में स्नेल्स लॉ बोलते हैं और पॉपुलरली स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जो कि स्नेल डेस्कार्टस लॉ है, क्योंकि ये स्नेल डेकार्टस के नाम पे इस लॉ का नाम रखा गया है। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। एंड ये बेसिकली ये लॉ जो है ये डिस्क्राइब करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, जब लाइट या फिर किसी और तरह की कोई वेव पास करती है थ्रू अ बाउंड्री बिटवीन दीज टू डिफरेंट आइसोट्रोपिक मीडिया।
Okay, next question. Which two banks were fined due to violations of regulatory norms by RBI? So यार यहाँ पे दो चीज याद रखना, अगर आपको रेगुलेटरी वायोलेशंस के लिए अगर पूछ लिया जा रहा है तो आरबीआई जो है उसने मॉनेटरी पेनल्टीज डाली थी किस पे? एचएसबीसी यानी कि द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और आईआईएफएल पे विच इज आईआईएफएल समस्त फाइनेंस लिमिटेड, इस पे डाली थी फॉर रेगुलेटिंग फॉर वायोलेटिंग रेगुलेटरी जो भी नॉर्म्स रहे थे उसके लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉर वायोलेटिंग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड तो उसमें आ जाएगा फिर एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये दोनों ही तरह से आप दोनों ही नामों को याद रखो। Okay, next question है which new credit card has Axis Bank and Mastercard launched together? तो Axis Bank ने और Mastercard ने recently they have come together and launched a credit card जिसका नाम रखा है MyBiz. So वो MyBiz भी आपको ध्यान में रखना है। माईबिज बेसिकली जो है ये एक्सिस बैंक जो कि एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक माना जाता है, ठीक है। और मास्टर कार्ड जो है जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है पेमेंट की हिस्ट्री में, उन्होंने माईबिज को दोनों ने मिलकर लॉन्च करा है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली सोल प्रोपराइटर्स और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए। ओके, व्हाट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं हरित क्रांति बहुत पॉपुलर रही है हमारे नेशन के लिए, बहुत जरूरी भी रही है, जिसके काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रहे हैं, जिसके काफी अच्छे अच्छे इम्पैक्ट्स भी रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स भी रहे हैं। लेकिन गाइस एज वी ऑल नो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लाइकवाइज जो ग्रीन रेवोल्यूशन रहा है उसके भी काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स रहे हैं इंडिया पे। एंड नाउ व्हाट वर दोज, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। सो गाइस सबसे पहले तो एनवायरमेंटल चैलेंज आया, ठीक है। एनवायरमेंटल चैलेंज में क्या आया? सॉइल फर्टिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। अब आप डेप्थ में यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता देती हूँ सो दैट वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए एंड यू गाइस डोंट गेट बोर्ड ऑफ मी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एनवायरमेंटल चेंजेस में ही तो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डेफिनेटली, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो था उसका भी लेवल कहीं ना कहीं गिरा है। जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम है उस पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी जो क्रॉप्स थी जैसे कि वीट एंड राइस है उस पर ज्यादा फोकस करा गया, ठीक है, जिसने बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा रिड्यूस करा और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को बहुत वल्नरेबल बना दिया पेस्ट और डिजीजेस के लिए। इसी तरह से अगर हम सोशल चैलेंजेस की बात करें तो गाइस हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स जो हो गए वो बहुत ज्यादा यूज किए गए थे जल्दी जल्दी क्रॉप को उगाने के लिए, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए लेकर आया काफी फार्मर्स के लिए, काफी कंज्यूमर्स के लिए। फार्मर्स ने सुसाइड भी करना शुरू कर दिया। तो गाइस फार्मर्स ने सुसाइड क्यों करा? क्योंकि जो डेट का बर्डन था और भी चैलेंजेस जो कि फार्मर्स फेस कर रहे थे उसमें उन्होंने काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ सुसाइड भी देखने को मिले थे इन फार्मर्स के, ठीक है। इसके अलावा ड्रग अब्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया पंजाब में। तो ड्रग अब्यूज जो था क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स जो थे दे टर्न टू ड्रग्स टू कोप विद द स्ट्रेस एंड द चैलेंजेस दे वर फेसिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, बिकॉज जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की चीजें आ रही थी दे वर नॉट रियली वेरी यू नो आप कह सकते हैं एक्टिवली अप फॉर इट, क्योंकि इतना कुछ उनको उस चीज के बारे में पता नहीं था। इकोनॉमी चैलेंजेस जो थे वो भी देखे गए, डेफिनेटली डेट ट्रैप हो गया, हाई कॉस्ट आ गई भाई, आप इतना ज्यादा यू नो हाई यील्डिंग सीड्स अगर आप HYV सीड्स अगर आप यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स ला रहे हो, सीड्स लगा रहे हो, पेस्टिसाइड्स ला रहे हो, तो पैसा तो लगेगा ना बॉस इन सब चीजों के लिए। तो डेट ट्रैप जो था वो इकोनॉमी चैलेंज में सबसे ऊपर देखा गया। प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी डेफिनेटली। कैपिटल इंटेंसिव हो गया था हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत ज्यादा। रीजनल डिस्पैरिटी भी देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें कुछ रीजन तो थे वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहे थे, कुछ रीजन तो थे दे वर नॉट बेनिफिटिंग एट ऑल। उसके बाद बिग फार्मर्स बन गए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो थे वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं लगा पा रहे थे जितना लार्ज फार्मर्स लगा रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना मनी नहीं है तो दे कुड नॉट एक्सेस टू ऑल दो सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay, guys, so those were some of the challenges there that was faced by India and Indian farmers uh, during the time of Green Revolution.
Okay, next question. When was NRLM started? So guys, NRLM is basically National Rural Livelihood Mission और इसको start करा था 2010 में और इसका जो main aim था it was to remove rural poverty. ठीक है, जो जो शहर होते हैं और जो गांव होते हैं तो उसी तरह से जो गांव था वहां का poverty remove करना था. Okay, next question. Where was Vishwa Mohan Bhatt was born? So he was born in Jaipur, Rajasthan. Okay, guys, and the next and the last question for today's video, we have what causes rainfall in winter. So, guys, जो western cyclonic disturbance होते हैं, they basically cause the rainfall to happen in winter season. That's it, guys. Those were the very important GK GS questions जो कि आज आपको 6th of March के आपके RPF कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to channel Info Island because this is the only platform जहाँ पे आपको इस तरह के informative videos समय समय पर मिलते रहेंगे. आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. If you guys come across with any query, any question, then do let us know that in the comment section down below. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. Tab tak ke liye all the best to all the candidates.